टीवी सरकार के खिलाफ बोलता था तो मोदी जी ने बोला गौतम अडानी को तुम खरीद लो, ये बहुत बकवास करते हैं। अब 55 में से 17 मिलियन, यार आप ये दिस इज सरप्राइजिंग, लाइक 40%। स्ट्रीमिंग ऑफ ईरान क्यों जरूरी है दोस्तों? क्योंकि जब आप ईरान को मेन स्ट्रीम करेंगे ना, तब पाकिस्तान की क्लास लगेगी। उसके बिना पाकिस्तान की होगा कि यार हमारे प्रधानमंत्री को आपने ऐसा ऐसा कर दिया, और प्रधानमंत्री की 2 टके की औकात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि शहबाज। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों पहले तो माफी चाहूंगा आपसे, क्षमा चाहूंगा। मैं पिछले 3 दिन से वीडियो नहीं डाल पाया। मैं जोधपुर में था, इंडियन आर्मी के साथ शूट कर रहा था मैं। और जैसा कि होता है इंडियन आर्मी का, जब शूट होता है तो बाय द वॉच होता है, बाय द क्लॉक होता है, बड़े डिसिप्लिन्ड तरीके से होता है। उसमें मौका नहीं मिल पाता, ये वो एक तरीके से इंडियन आर्मी जब शूट करवाती है तो करवाती है, तो उसमें फिर वो दाएं बाएं का मौका नहीं मिलता, तो मैं कर नहीं पाया। अब से मैं कोशिश करूंगा कि मैं रेगुलरली आपके पास कंटेंट लेकर आऊं। अच्छा दोस्तों, इसके पहले मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करे हैं ना, इसके पहले कि मैं उन पॉइंट्स पे जाऊं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। बड़ा अभी भी काफी सोशल मीडिया पे डिस्कशन हो रहा है कि एनडीटीवी को खरीद लिया गौतम अडानी ने और रवीश कुमार ने रिजाइन कर दिया और पत्रकारिता की मौत हो गई। जो लोग अगेंस्ट हैं एनडीटीवी के और रवीश कुमार के, वो कह रहे हैं कि साहब अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। जो उसके साथ हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, बहुत बुरा हुआ पत्रकारिता। देखिए, इसका पत्रकारिता से कोई लेना एक ना लेना दो। कई लोगों की ऐसी सोच है कि एनडीटीवी सरकार के खिलाफ बोलता था तो मोदी जी ने बोला गौतम अडानी को तुम खरीद लो, ये बहुत बकवास करते हैं। देखिए, अगर मोदी जी चाहते ना ये काम करना, तो उनको गौतम अडानी की जरूरत नहीं है। ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उनको सिर्फ आंखों से इशारा करना था, बहुत पहले मामला गायब हो जाता। लेकिन ये मामला है नहीं ऐसा जैसा आप लोग समझते हैं। कई लोग कहते नहीं, वो बहुत एनडीटीवी सरकार के खिलाफ सिर्फ एक चैनल था, बाकी तो गोदी मीडिया है और फलाना ढिमका। ये गोदी मीडिया, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। किसी दिन मैं आपको अलग से बताऊंगा, ठीक है? मीडिया असली में मीडिया है क्या, ये आपको किसी दिन आराम से बैठ के समझाऊंगा, ठीक है? क्योंकि मीडिया का अंदर वाला कोई आपको बताएगा नहीं, क्योंकि खुद मीडिया में लोग काम करते हैं, मैं भी मीडिया में काम करता हूं। मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, ये असली में चीज है क्या। लेकिन आज वो दिन नहीं है, किसी और दिन बताऊंगा मैं आपको। खैर दोस्तों, ऐसा है कि ये बात तो है ही नहीं कि एनडीटीवी सरकार के खिलाफ बोलता था। आप बीएआरसी की रेटिंग्स आप जाइए, इंटरनेट पे आप देखिए। मैं ये नहीं कह रहा कि लोग एनडीटीवी देखते नहीं देखते, वो मेरा दैट्स नन ऑफ माई बिजनेस। जो हम लोग टीआरपीज बोलते हैं ना, आप टीआरपीज चेक कर लीजिए 1 to 10। वेबसाइट पे है, इंटरनेट पे आप भी जा सकते हैं, आप भी देख सकते हैं, आपको पता लग जाएगा। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि एनडीटीवी को इसलिए खरीदा क्योंकि सरकार के खिलाफ बोलती थी एनडीटीवी, और रवीश कुमार सरकार के खिलाफ बोलता था, इसलिए सरकार पीछे पड़ गई, आई डोंट थिंक दैट इज द केस, ठीक है? मैं आपको बताता हूं कि मैं क्या समझता हूं हुआ क्या है, और आप इसको नोट कर लीजिएगा। मैं इसलिए वीडियो पे बोल रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं कि आप नोट कर लें कि मेजर ने यह बात बोली थी। आज से कई सालों बाद आपको यह बात याद रहेगी। हाल ही में गौतम अडानी ने हाइफा पोर्ट खरीदा, करीब $3 अरब की डील थी। हाइफा पोर्ट खरीदा। हाइफा इजराइल में है और हाइफा स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है। गौतम अडानी ऑलरेडी पोर्ट्स के बिजनेस में है, इंडिया में उनके पोर्ट्स हैं। क्या गौतम अडानी ने सिर्फ प्रॉफिट के लिए हाइफा पोर्ट खरीदा? क्या उन्होंने सिर्फ मुनाफे के लिए खरीदा? नहीं, यह स्ट्रेटेजिक बाय है, राइट? आपको क्या लगता है एनडीटीवी, क्योंकि हम एनडीटीवी की बात कर रहे हैं, कितना पैसा कमा लेता होगा एनडीटीवी? आपको क्या लगता है एनडीटीवी साल में कितना मुनाफा? आप जाके उनकी बैलेंस शीट देखिए गूगल पे, आपको मिल जाएगी बैलेंस शीट, ठीक है? नीचे आपको नेट पढ़ना है, कितना पैसा कमाया एनडीटीवी ने। 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़। आपको लगता है गौतम अडानी 100 करोड़ रुपए कमाने के लिए, 50 करोड़ रुपए साल का कमाने के लिए इतना काम करेगा? वो आदमी 100 करोड़ रुपए हर दिन कमाता होगा, या फ्यू आवर्स में कमाता होगा, पूरा दिन भी नहीं, कुछ घंटों में कमाता होगा, या फिर किसी का मुंह बंद करने के लिए नहीं। दोस्तों, ये एक स्ट्रेटेजिक बाय है, जैसे हाइफा पोर्ट था, ये एक स्ट्रेटेजिक बाय है।
इससे पैसा नहीं बनेगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि गौतम अडानी साल भर के अंदर एनडीटीवी में बहुत पैसा डालेगा, बहुत ज्यादा पैसा डालेगा गौतम अडानी एनडीटीवी में। एनडीटीवी के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो शिफ्ट होंगे, राइट? और मुझे ऐसा लगता है कि ही विल टेक द ब्रांड ग्लोबल। और मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मुल्कों का ऐसा होता है, देश ऐसा करते हैं, राइट? आपको पता है अल जजीरा जो है वो कतर का ब्रांड है। अल जजीरा जो है वो कतर का ब्रांड है। बीबीसी इंग्लैंड का है, यूके का ब्रांड है। CNN फॉक्स न्यूज अमेरिका का ब्रांड है। भारत का क्या ब्रांड है? कोई भी नहीं। जो ग्लोबल नैरेटिव सेटिंग है वो कैसे होगी ग्लोबल? क्योंकि जिस तरीके से वो ऑस्ट्रेलिया में कुछ ले लिया, छोटी सी, किसी को पता भी नहीं लगा, ऑस्ट्रेलिया में कोई बिजनेस ले लिया, इजराइल में एक बिजनेस ले लिया, इंडिया में एक छोटा सा बिजनेस ले लिया। अगर आप इसको एनालाइज करेंगे एक मैप पे देख के, एक नक्शा आप खोलिए और आप देखिए कि गौतम अडानी ने क्या क्या खरीदा है, मुकेश अंबानी ने क्या क्या खरीदा, आपको एक पता लगेगा। कुछ धंधे ये लोग चलाते हैं जिसमें गंगा जी की तरह पैसा बहेगा। कुछ बिजनेस ये इसलिए चलाते हैं कि बहुत पैसा आएगा, और कुछ बिजनेस वो इसलिए खरीदते हैं क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक बाइज है। ये स्ट्रेटेजिक बाय है, मैं आपको बता रहा हूं। आप मेरी बात मान के चलिए, आपको ये बात प्रूव हो जाएगी। आज नहीं कल लोग हंसेंगे कि मेजर साहब ये आपने कौन सी बात कही थी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। जो राइट विंग वाले हैं, जो एनडीटीवी को पसंद नहीं करते, जो बड़े खुश हो रहे हैं, आपको खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने आपके लिए नहीं खरीदा। और जो लेफ्ट विंग वाले हैं, जो छाती पीट रहे हैं कि डेथ ऑफ जर्नलिज्म, भाई साहब ऐसा है, वो भी कुछ नहीं है। आप भी इमोशनल मत होइए। और ये वाले दोनों वाले, लेफ्ट और राइट, आप दोनों को इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। इसका सीधा साधा मामला, ठीक है, जियोपॉलिटिक्स से है। इसका सीधा साधा मामला प्रोजेक्शन ऑफ इंडिया अब्रॉड से है। ये एक स्ट्रेटेजिक बाय है। इसका ना लेफ्ट विंग से लेना ना राइट विंग से लेना, ये मैं आज आपको बता रहा हूं। खैर, अब दोस्तों हम आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे पे। मेन मुद्दा यह है कि ये जो चाइनीज वॉरशिप युवांग 5 ये इंडियन ओशन में घुसा। भारत को ऐसा लगा कि ये जासूसी के लिए आया है चीनी जहाज। भारत ने नोटम एक कर दिया कि ना, नोटिस ना, कि जब नोटम होता है, जब हम ये नोटिस देते हैं दूसरे देशों को कि भाई हम मिसाइल टेस्ट करने वाले हैं, भारत ने बोल दिया साहब हम अग्नि 5 टेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, अग्नि 5 एक ऐसी मिसाइल है जिससे ना चीन को बड़ी सारी परेशानी है, बिकॉज विद अग्नि 5 इंडिया कैन रीच बीजिंग, पहुंच सकता है आराम से। भारत ऐसे कई, और सिर्फ बोला है 5000 से 8000 किलोमीटर इसका रेंज है, ठीक है। अग्नि 5 का अगर आप देखेंगे, इंटरनेट पे भी है, कहीं पे किसी का भी बयान भी देखेंगे ना, बयान भी देखेंगे, तो ये आपको पता लगेगा कि अग्नि 5 जो है उसका रेंज, ये भी गलत है, मैं आपको बता रहा हूं। अग्नि 5 का रेंज 8000 से कहीं ज्यादा है, कहीं ज्यादा अग्नि 5 का रेंज है, 8000 से ज्यादा। और ये चाइनीज भी यही बात कहते आए हैं कि जो भारत ने हथियार बनाया है बहुत खतरनाक है, लेकिन भारत सबके सामने कुछ और स्टोरी सुना रहा है, और यही मेरा भी मानना है। क्योंकि जब भी अग्नि 5 की बात, मैं सिर्फ छोटी सी बात कहता हूं, जब भी अग्नि 5 की बात होती है ना, चाइनीज का गला सूख जाता है। अजीब अजीब सी हरकतें करने लगते हैं चाइनीज, अजीब अजीब सी हरकतें। ये आर्टिकल छपना शुरू हो जाएंगे, एडिटोरियल छपना शुरू हो जाएगा, अग्नि 5 कर दिया, तो आपको क्या प्रॉब्लम है अग्नि 5? अभी तो अग्नि 6 भी होने वाला है, अग्नि 7 भी होगा फिर। नहीं, अग्नि 5 से खास परेशानी है। पाकिस्तान को इसलिए ज्यादा परेशानी नहीं है, वो तो चाइनीज बोलते हैं तो इसलिए वो बोल देते हैं, इसलिए परेशानी नहीं है पाकिस्तान को, क्योंकि अग्नि 5 इज नॉट फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान तो बगल में हो, तो पृथ्वी निपटा देगा उसको। या अग्नि 2, अग्नि 3 इज मोर देन सफिशिएंट फॉर पाकिस्तान। अग्नि 5 एक अलग लेवल का गेम है, तो ये इंडिया ने सीधी धमकी दे दी कि हम टेस्टिंग कर रहे हैं अग्नि 5 की। अच्छा है। अच्छा, पाकिस्तान का एक ग्रुप है टेलीनॉर मोबाइल फोन का, जैसे हमारे यहाँ एयरटेल है, हमारे यहाँ वोडाफोन है, या फिर हमारे यहाँ ये जियो है रिलायंस का, और भी हैं। एक नॉर्वेजियन फर्म है टेलीनॉर, ये काफ़ी समय से पाकिस्तान में वो काम कर रही थी, और काफ़ी समय से पाकिस्तान में लोगों को प्रोवाइड कर रही थी सर्विसेज। अब इसने एक अमीराती फर्म है जिसको मामला बेच दिया है,
और ये यहां से निकल लिए हैं। ये कह रहे हैं कि कंपनीज ऑपरेशनल कॉस्ट्स $55 मिलियन थी, जो कंपनी चलाने की पाकिस्तान में कॉस्ट थी $55 मिलियन, जिसमें 17 मिलियन सिर्फ बिजली का बिल था, पावर कॉस्ट्स। अब 55 में से 17 मिलियन, यार आप ये, दिस इज सरप्राइजिंग, लाइक 40% आपका पावर के बिल्स हैं, लगभग 40, मैंने कैलकुलेट नहीं करा, मैं आपको बता रहा हूं। तो उन्होंने बोला यार पाकिस्तान में हमारा फ्यूचर नहीं है। अब अमीराती जो कंपनी आएगी वो चलाएगी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जो चलाएगी, कैसे भी चलाएगी वो, पाकिस्तान उनसे कुछ डील करेगा तो करेगा, लेकिन बहुत बड़ा एक ब्रांड नेम पाकिस्तान में निकल लिया यूनिनॉर, क्योंकि वो कह रहा था कि इंडिया से लोग, देखिए इंडिया में क्यों होता है कि अगर कोई छोड़ के जाता है ना, क्योंकि इंडिया में डेटा बहुत चीप है, पाकिस्तान में डेटा महंगा है, इंडिया से 2 या 3 गुना ज्यादा महंगा है पाकिस्तान में डेटा, इंडिया में डेटा बहुत चीप है। तो भारत में जो होड़ लगती है ना कि कौन कंज्यूमर को अच्छी सर्विस बिल्कुल सस्ते तरीन दाम में देगा, इंडिया में ये है, पाकिस्तान में उल्टा मामला है। तब यूनिनॉर को लगा कि साहब हम यहां पर तो पैसा वैसा बना नहीं सकते, लुटिया डूब गई, तो यूनिनॉर ने बेचा किसी और कंपनी को, उस कंपनी को लगा कि हम पाकिस्तान से पैसा कमा लेंगे। और बिल तो मुझे नहीं लगता कि बिल देते भी होंगे वहां पे कि नहीं देते होंगे। जैसे कि पाकिस्तान तेल खरीदता है ना, फिर कहता है कि नहीं डेफर्ड पेमेंट पे, यानी कि अगर आपको इमीडिएटली पैसा देना है तो पाकिस्तान बोलेगा कि हमने आपसे तेल खरीदा, हम 3 साल के बाद पैसे देंगे। हो सकता है वहां के लोग यूनिनॉर को बोल रहे हो कि यार तुम्हारा मंथली मोबाइल बिल हम 3 साल के बाद देंगे, आज हमारे पास पैसे नहीं है, भागो यहां से, तो भाग गया और डर के मारे। ये भी हो सकता है, इट्स हाईली, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन पाकिस्तान। अच्छा, डोवाल साहब जो हमारे एनएसए हैं, उनकी एक मीटिंग हुई, यहां पे कॉन्क्लेव यहां पे हुआ है, होस्ट करा है कॉन्क्लेव, और ये कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान से लोग आए थे। और ये किसके लिए था मैं पढ़ के बता रहा हूं। कर्बिंग टेररिज्म एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग इन अफगानिस्तान एंड द यूज ऑफ ट्रेड एंड कनेक्टिविटी रूट्स वाया ईरान आर की टू रीजनल सिक्योरिटी, सेड इंडिया एज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल चेयर्ड द फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया मीटिंग ऑफ एनएसएज एंड सेक्रेटरीज ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल्स इन दिल्ली। अच्छा देखिए ना, बात यह है कि भारत ये कह रहा है कि भाई अफगानिस्तान कैसे स्टेबलाइज होगा, अफगानिस्तान कैसे, पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान इज द कॉज ऑफ इंस्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में जो भी, अफगानिस्तान एक बड़ा ढंग का मुल्क हुआ करता था, आप लोगों को शायद ना पता हो, क्योंकि मेरे सुनने वाले काफी यंग लोग भी हैं, पर अगर आप रिसर्च करेंगे थोड़ी सी, आपको पता लगेगा कि एक जमाने में अफगानिस्तान ऐसा नहीं था जैसे आज है। बड़ा मॉडर्न मुल्क था, लेडीज घूमती थी आराम से बाहर दिन रात, लोग भी घूमते थे, वहां पे सारी फैसिलिटीज थी जैसे और हैं। जब रशिया आया ना वहां पे, तो पाकिस्तान ने पाकिस्तान को मौका दिखा। पाकिस्तान ने अपनी लालच के चलते पूरे एक देश को बर्बाद कर दिया, अफगानिस्तान को, अपने लालच के चलते कि भारत से हमें खतरा है तो हमें अफगानिस्तान में और जगह चाहिए, स्ट्रेटेजिक डेथ चाहिए, ये चाहिए, फलाना ढिमका 5वां सूबा, ये ड्रामा जो उनके दिमाग में, ये ख्याली पुलाव पाकिस्तानियों के चलते रहते हैं। उन्होंने अफगानिस्तान को बर्बाद कर दिया। आज की तारीख में जो आप देखते हैं ना, लंबी लंबी दाढ़ी वाले तालिबान कलेशनिकोव लेके हाथ में, ऐसा था नहीं। 70s में, 60s में, 50s में ऐसा अफगानिस्तान था नहीं। अफगानिस्तान एक प्रोग्रेसिव मुल्क था, एक बहुत अच्छा मुल्क था, लोग आते थे अफगानिस्तान देखते थे, बड़ा सुंदर मुल्क है। पाकिस्तान ने सब बर्बाद कर दिया। आज की तारीख में मैं आपको बताता हूं कि टेररिज्म जो है, जो एनएसए साहब ने जो मीटिंग बुलाई, ये 4-5 देशों के एनएसएस को बुलाया, सेंट्रल एशिया के, और उनको बुलाया और उनसे बोला कि यार देखो, कनेक्टिविटी की बात हमने करनी है कि हमारी जुड़त कैसे रहेगी, हमें ट्रेड की बात करनी है, हमें एंटी टेररिज्म की बात करनी है कि वहां से टेररिज्म ना, अफगानिस्तान से टेररिज्म, क्योंकि वहां पे इस्लामिक स्टेट भी है, वहां पे अलकायदा भी है, वहां पे तालिबान तो है ही है, लेकिन तालिबान का थोड़ा सा अलग मामला है। तालिबान कभी ये नहीं कहता कि हम अफगानिस्तान के बाहर जाके किसी के ऊपर अटैक करेंगे, आज तक तालिबान ने ये नहीं करा, ठीक है। तालिबान ने कभी ये नहीं बोला कि हम अमेरिका पे हमला कर देंगे और हम इंडिया के ऊपर हमला कर देंगे और इजराइल के ऊपर, वो ये सब बातें नहीं करते, वो अपने ही मुल्क में खुश हैं तालिबान वाले। लेकिन वहां पे अलकायदा भी है, वहां पे इस्लामिक स्टेट भी है, दाइश है, खुरासान चैप्टर उनका है, और कई सारी चीजें हैं वहां पे जो कि चिंता का विषय है लोगों के लिए। और अब इन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो करी है एनएसए साहब ने, कि इंडियाज एक्सटेंडेड नेबरहुड की बात करिए, कि ये चाहे हमारे बॉर्डर में मिलते हो फिर भी हमारे पड़ोसी हैं और हमें उनका ख्याल रखना है, हमें उनका ध्यान रखना है। और इसमें और अलग अलग बातें उन्होंने कही,
NSA discussed the current situation in Afghanistan and its impact on security and stability of the region, reiterating strong support for a peaceful, stable and secure Afghanistan, emphasizing respect for sovereignty, unity and territorial integrity. अच्छा देखिए, ये तो रीजन है, रीजन के बारे में बात कर ली कि भाई अफगानिस्तान की हम इज्जत करते हैं, लेकिन एक इसमें बात NSA अजीत डोवाल साहब ने बहुत जबरदस्त कही है। ईरान से कनेक्टिविटी की उन्होंने बात बोली है, और मैं जो हूं एज एन एनालिस्ट, मुझे ये बात इमीडिएटली समझ में आ गई। मैं कई बार कह चुका हूं, आज मैं दोबारा कह रहा हूं, मेन स्ट्रीमिंग ऑफ ईरान जरूरी है। मेन स्ट्रीमिंग ऑफ ईरान क्यों जरूरी है दोस्तों? क्योंकि जब आप ईरान को मेन स्ट्रीम करेंगे ना, तब पाकिस्तान की क्लास लगेगी। उसके बिना पाकिस्तान की क्लास नहीं लग सकती। पाकिस्तान को क्यों, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि यार पाकिस्तान इतनी टेररिज्म करता है, ये करता है, इतना बुरी उसकी हरकतें हैं, लेकिन फिर भी दुनिया क्यों टॉलरेट करती है? दोस्तों इसलिए टॉलरेट करती है क्योंकि अफगानिस्तान के साथ उनका बॉर्डर है। पाकिस्तान का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इस दुनिया में। जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन अगर आप पाकिस्तान की हटा दें तो पाकिस्तान को कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा पाकिस्तान को। मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान का कोई चीज नहीं है जिसके लिए पाकिस्तान को पूछा जाए, पाकिस्तान को एक कुर्सी दी जाए, पानी पूछा जाए, दिन का समय दिया जाए पाकिस्तान को। ऐसा है ही नहीं पाकिस्तान में कुछ। एग्रीकल्चर का भट्टा बैठा हुआ है, इकोनॉमी का भट्टा बैठा हुआ है, डिप्लोमेसी का भट्टा बैठा हुआ है, पॉलिटिक्स का भट्टा बैठा हुआ है, पूरी रेपुटेशन का कूड़ा हो रखा है। पर लोग इसलिए झेलते हैं क्योंकि अफगानिस्तान जाना है। अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड कंट्री है, यानी कि समुद्री रास्ता कोई नहीं अफगानिस्तान जाने के लिए। अगर आपको समुद्र से जाना है तो दो ही देश हैं, या तो पाकिस्तान या तो ईरान। ईरान के ऊपर अमेरिका ने सैंक्शंस डाल रखे हैं 1979 से, तो ईरान को तो आपने ब्लैकलिस्ट कर रखा है। अब बचा पाकिस्तान, पाकिस्तान पूरा फायदा उठाता है। आपको जब सेंट्रल एशिया जाना हो तो पाकिस्तान अपनी शर्तें रखेगा। इंडिया ईरान को मेन स्ट्रीम कर रहा है, यही जो उन्होंने डोवाल साहब ने बात करी है। इंडिया इज मेन स्ट्रीमिंग ईरान। मैं आपको आज बता रहा हूं, इंडिया इज मेन स्ट्रीमिंग ईरान। आप इसको नोट कर लीजिएगा। आज से देखिए, अमेरिका चला गया अफगानिस्तान से, बाकी जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे जो इनकी इंटरनेशनल फोर्स थी वहां पे, ये अफगानिस्तान को छोड़ के चली गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वापस नहीं आएंगे लोग। दोस्तों, अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज अफगानिस्तान को छोड़ के चले गए। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ सालों बाद वो वापस नहीं आएंगे। मैं आपको आज बता रहा हूं, ये वापस अफगानिस्तान में आएंगे। ये डायरेक्टली आए, इनडायरेक्टली आए, खुद अपने ट्रूप्स वहां पे डालें ना डालें वो अलग बात है। ये इनकी पूरी दखलंदाजी अफगानिस्तान में रहेगी। उसके कई फैक्टर्स हैं जो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने ईरान को एक्टिवेट कर दिया, अगर आपने ईरान को मेन स्ट्रीम कर दिया, ईरान में अभी बहुत वो हिजाब के चक्कर में बहुत मारपीट चल रही है वहां पे, और इंडिया इज कॉन्स्टेंटली इन टच विद ईरान। अगर आपने आपको ईरान को आपने मेन स्ट्रीम कर दिया, फिर आपको पाकिस्तान की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अफगानिस्तान जाना है ना, ईरान से जाओ। भाई हमने पोर्ट बनाया वहां पे, चाबहार पोर्ट हमने क्यों बनाया? भारत ने अरबों डॉलर खर्च करके चाबहार पोर्ट क्यों बनाया? वहां पे रेलवे लाइन क्यों डाली है? इसलिए तो डाली है। आप इस्तेमाल करिए उसका, आप इस्तेमाल करिए। नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर का आप इस्तेमाल करिए। रूस से सीधा ईरान के थ्रू आती है, पाकिस्तान अफगानिस्तान राइट हैंड साइड में कट हो जाते हैं, इस तरीके से आती है कॉरिडोर, सीधा मुंबई पे लैंड करती है। आपको अगर अफगानिस्तान जाना है तो ईरान से जाइए ना। आपको पाकिस्तान की इतना क्या दिमाग में लोड लेके घूम रहे हैं कि अगर पाकिस्तान नहीं होगा तो काम नहीं बनेगा। हम आपको ऑल्टरनेट दे रहे हैं, ये मेन प्लान है। आप देख लीजिएगा, मेन स्ट्रीमिंग ऑफ ईरान हो रही है। साल लग जाएंगे इसमें। आप ये मत सोचिएगा कि एनएसए साहब ने एक कॉन्फ्रेंस कर दी तो सारा काम हो गया। नहीं, इसमें टाइम लगेगा, लेकिन ये काम हो जाएगा और ईरान मेन स्ट्रीम हो जाएगा। आज नहीं तो 5-10 साल बाद ईरान विल गेट मेन स्ट्रीम्ड, और अगली बार जब अफगानिस्तान जाना होगा तो लोग ईरान से आएंगे। पाकिस्तान को आइसोलेट करना एक मुद्दा है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे मुद्दे यही हैं, लेकिन एक मुद्दा ये भी। अच्छा दोस्तों, एक और चीज हो गई। शहबाज शरीफ मुजफ्फराबाद गए थे कल परसों, तो वहां पे जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जिसको आजाद कश्मीर बोलते हैं ना, उनका प्राइम मिनिस्टर है उसकी औकात दो कौड़ी की नहीं, लेकिन उसको प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। वहां पे एक प्रेसिडेंट भी है, ठीक है, जिसको इस्लामाबाद में बैठा ना असिस्टेंट सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी जो है, वो हड़काता रहता है उसको, ऊपर बैठ, छत पे जाके बैठ, नीचे जी मालिक, इस टाइप का मामला है वहां पे, ठीक है ना। उसका नाम है सरदार तनवीर इलियास। तो तनवीर इलियास जो थे, सरदार तनवीर इलियास, वो बोल रहे थे वहां पे कि साहब मुझे कुछ कहना है हमारे इसके लिए उसके लिए, कुछ अपनी स्टोरी वो सुना रहा था जब शहबाज शरीफ वहां पे स्पीच दे रहा था। तो शहबाज शरीफ ने उसको बोला बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। तो वहां पे जो
पीओके के जो कश्मीरी हैं, अब कश्मीरी तो नहीं, वो सब लोग कश्मीरी अपने आप को बोलते हैं, दे आर नॉट कश्मीरीज टेक्निकली, मोस्टली कश्मीरी बहुत कम है वहाँ पे, लेकिन फिर भी तो वो लोग बड़ा ना इमोशनल हो गए कि यार हमारे प्रधानमंत्री को आपने ऐसा ऐसा कर दिया, और प्रधानमंत्री की 2 टके की औकात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि शहबाज शरीफ की औकात है, मतलब उसकी शहबाज शरीफ से भी कम है, तो आप लगा लीजिए फिर। लेकिन मैं ये कहता हूं ना पाकिस्तानियों को, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, झूठ क्यों बोलते हो यार तुम लोग? झूठ क्यों बोलते हो तुम लोग? किस चीज का झूठ बोलते हो? उस बंदे ने बोला कि आपको इतना पैसा मिला, ये जो इलियास था वहां का पीएम, उसने बोला जी आपको इतना पैसा मिला, आपने हमारे लिए क्या करा? उसको बोला बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, उसको शट अप कॉल दे दिया सीधा। ओ भाई तुम एक बात बताओ, और ये इलियास भी बेवकूफ है, ठीक है, जो वहां का सो कॉल्ड प्रधानमंत्री है, सो कॉल्ड पीओके का ना, आजाद कश्मीर जो अपने आप को बोलते, वो भी गधा है। अरे तुम कहते हो कि हमें पैसा नहीं मिला, बलूचिस्तान को कौन सा पैसा मिल गया? खैबर पख्तूनख्वा को कौन सा पैसा मिल गया? सिंध को कौन सा पैसा मिल गया? और सारा पैसा पंजाब जाता है। डोंट यू नो दिस? डोंट यू नो दिस? और थोड़ा घर की छत पे खड़े हो जाओ इलियास साहब, अपने घर की 2-3 माले की जो भी तुम्हारी बिल्डिंग होगी, मुझे नहीं पता, उसके ऊपर खड़े हो जाओ, दूरबीन से हमारे कश्मीर को देखो, यहाँ के एयरपोर्ट देखो, यहाँ के रेलवे स्टेशन देखो, यहाँ के बस स्टैंड देखो, यहाँ की यूनिवर्सिटीज देखो, यहाँ के 5 स्टार होटल देखो, यहाँ की कंपनीज देखो, तब आपको पता लगेगा। ये होती है डेवलपमेंट, ये होता है सबका साथ सबका विकास। तुम्हारे यहाँ ढंग का बस स्टैंड तो है नहीं पीओके में, एयरपोर्ट वेयरपोर्ट तो छोड़ दो, ट्रेन कभी आती कभी नहीं आती, एक ढंग का बस स्टैंड नहीं है तुम्हारे पास, ढंग का। फंक्शनल होगा जरूर, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन ढंग का नहीं है किसी भी चीज का, क्योंकि सारे पैसे पंजाब खा गया, सारे पैसे बलूचिस्तान के खा गया, सिंध के खा गया, खैबर पख्तूनख्वा के खा गया। तुम्हें क्या लग रहा था कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा? है ऐसा नहीं होता। तो ये हल्ला वल्ला करना बंद करो ये। और इतना क्यों कह रहे हो कि हमारी तरक्की नहीं हुई? यार मैं जो पीओके की लीडरशिप है, मैं उससे बात कर रहा हूं इस वक्त। तुम ही जिहाद करना चाहते थे तो करो जिहाद भाई। आप चाहते थे ना जिहाद फी सबीलिल्लाह, काफिरों का गर्दन काटेंगे, कश्मीर के अंदर घुसेंगे, कुर्बानियां दे देंगे, हमारे बच्चे भी कुर्बान, हम भी कुर्बान, फलाना ढिमका सब कुछ, तो करो कुर्बानी। ये क्यों रो रहे हो कि हमारे यहां बिजली नहीं आती? ओ भाई जिहाद में जिहाद करो ना तुम बिजली नहीं आती इसमें क्यों रो रहे हो कि हमारी बिजली नहीं आती, हमारे बच्चों के लिए पानी नहीं है, सड़कें ठीक नहीं हैं, यहां पे इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल कुछ सेकंड्स के लिए आती है चली जाती है, यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर गड़बड़ है। तुमने तो कभी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात ही नहीं करी, तुमने तो कभी डेवलपमेंट की बात ही नहीं करी, तुम तो जिहाद लड़ना चाहते थे। तो जो तुम्हारे साथ हो रहा है बिल्कुल बेटा ठीक हो रहा है, तुम जिहाद लड़ो, ठीक है? यू वांटेड टू डू जिहाद, यू फाइट जिहाद, ठीक है? मैं सरकार से कह रहा हूं, पीओके के जो पीओके के लोग हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो आवाम है, आप हमारे लोग हैं, ठीक है? आप भारतीय हैं। अगर आप भारत में होते तो हम उस जगह को भी जन्नत बना देते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। कुछ समय की बात है, जस्ट वेट, थोड़ा सा सब्र करें। चंद रोज और मेरी जान, फकत चंद ही रोज, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। हाँ, तो ये सब हो गया है। और इसके बाद आखिरी जो चीज मैं कहना चाह रहा हूं आपकी कि करीब आज की जो आखिरी खबर है बड़ी, एक तो चाइना ने वो जीरो कोविड की स्ट्रेटजी अबैंडन कर दी, वो मैं ज्यादा इस पर जाऊंगा नहीं, लेकिन 400 कंटेनर जो सब्जियों के हैं कराची सी पोर्ट पे अटके हुए हैं, 400 कंटेनर सब्जियों के, क्योंकि उनके पैसे देने के लिए, मतलब पाकिस्तान के पास डॉलर है ही नहीं, ठीक है? ऑल पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स एंड मर्चेंट्स एसोसिएशन, PFVA chairman Mohammad Shehzad Sheikh told the Ministry of Commerce on Tuesday that 417 containers worth more than 5.4 million, ठीक है, ये अटके हुए हैं वहां पे। इसमें प्याज हैं, इसमें अदरक है, इसमें गार्लिक है, लहसुन, और ये सब हैं, क्योंकि कुछ $1 मिलियन देने, और जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो कह रहे हैं कि साहब हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज है ही नहीं, तो बेटा तुम प्याज टमाटर भूल जाओ, कुछ नहीं, वहां पे सड़ रहे हैं चीजें कराची पोर्ट पे, और आगे जाने का कुछ नाम है नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी बैंक्स उनको फॉरेन एक्सचेंज नहीं दे पा रहे। तो ये बड़ा क्राइसिस हो रहा है पाकिस्तान में कि सामने सब्जियां हैं, आपको खुशबू आ रही है टमाटर की, आपको लहसुन की, प्याज की खुशबू आ रही है, धनिया की खुशबू आ रही है, लेकिन वो कंटेनर से लेकर कढ़ाई तक, के टू के, कंटेनर टू कढ़ाई, वो आ ही नहीं पा रहा। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं फिर आऊंगा बहुत जल्द एक और वीडियो लेके।
इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।